और कौम तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने हमें जकड़ के रखा है। मिसाल के तौर पे ये अमारदी जान साहब ने बड़ा अच्छा डाटा पेश किया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी माशी तबाही हो गई पाकिस्तान की, आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया, पाकिस्तान में बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, पाकिस्तान में कम तरीन सरमायाकारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, पाकिस्तान के अंदर से तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क को छोड़ कर जा रही हैं, लोग पाकिस्तान से सरमाया निकाल कर भाग रहे हैं, पाकिस्तान में कोई पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी चीजें जिस वक्त हो रही हैं उस वक्त हमारी मिलिट्री से जुड़े जो कारोबार हैं वो कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ वो मुनाफे में जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। अभी रेलवे की रिपोर्ट आई मेरे पास, रेलवे खसारे में जा रहा है। अरबों रुपए का खसारा रेलवे का हो गया इस साल भी, और वो खसारा शो भी किया गया। पीआईए खसारे में जा रहा था, बेच दिया। रेलवे खसारे में जा रहा है, स्टील मिल खसारे में जा रहा है। पाकिस्तान का हर इदारा, हर चीज खसारे में जा रही है। अगर खसारे में नहीं जा रहा तो पाकिस्तान फौज के जो कारोबार है वो खसारे में नहीं जा रहे। भारती जान साहब ने इसके ऊपर कुछ डाटा पेश किया। उनके फौजी फाउंडेशन के असास से $6 अरब, मैं उनका एक क्लिप देख रहा था, फौजी फाउंडेशन के असास से $6 अरब तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान $1 अरब के लिए तरसता है, तड़पता है, मांगता है, कशकोल लेकर फिरता है। और पाकिस्तान के अंदर ही एक इदारा है जो फौज का झैली इदारा है, और वो अपने कारोबार में इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि $6 अरब उसके पास अब असासे हैं, इससे ज्यादा के। जबकि 9 मजीद इदारे हैं जो फौज के जेर निगरानी चलते हैं या फौज के ही कंट्रोल में है, उनके असासे $1 अरब से जायद है। इनकी भी एवेल्युएशन हुई है। तो आप यहां से अंदाजा करें ना कि कितनी तरक्की कर रहे हैं वो तमाम इदारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हैं, और ये पैसा कौम को नहीं मिल रहा, इसमें कौम को कोई हिस्सा नहीं मिलता। अच्छा, ये तरक्की कैसे करते हैं? ये भी एक अलग मॉडल है। यानी एक आम आदमी एक मिल या एक फैक्ट्री या एक बिजनेस खड़ा करता है तो उसको जमीन की परचेज है, बहुत सारे और मसाइल हैं, कानूनी मुंशगाफियां हैं कि इधर जाएगा इस महकमे में, फिर इधर जाएगा, फिर बहुत महंगी कॉस्ट पड़ती है, फिर भारी टैक्सेस पड़ते हैं, फिर उसको इंपोर्ट बिल पड़ता है, बेशुमार चीजें करने के बाद वो प्रोडक्शन अपनी मार्केट में लॉन्च करता है। लेकिन अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक इदारा बनाना है तो जमीन उन्हें फौरी तौर पे मिल जाती है, वो अक्वायर कर लेते हैं, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। सिक्योरिटी के उनके मसाइल नहीं है, सारी बंदूकें उनके पास हैं। फिर उनको टैक्स की एक छूट भी मिलती है, जैसे कि अभी पीआईए बेचा तो 15 साल के लिए पीआईए को टैक्स की छूट मिल गई। हालांकि पीआईए के मद्दे मुकाबिल जो बाकी एयरलाइंस हैं पाकिस्तान में उन्हें टैक्स की छूट नहीं मिल रही, तो टैक्स की छूट भी मिल जाती है। सिक्योरिटी का मसला भी हल हो जाता है, इदारे भी तंग नहीं करते, बल्कि जिस फाइल को वो बोलते हैं फाइल लेकर जो अफसरान है वो खुद पहुंच जाते हैं, सर ये हो गया आपका काम। तो फिर कोई मुकाबला कैसे करेगा? इन्हें जो बिल आते हैं बिजली के या गैस के वो भी इनकी मर्जी के मुताबिक आते हैं, टैक्सेस भी नहीं पड़ते, ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है रास्ते में। तो शानदार काम जो है वो ऐसे इदारे कर सकते हैं। अब ये सहूलतें बाकी इदारों को नहीं है, तो क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है तो उनके जो कारोबारी इदारे हैं वो बहुत तेजी से तरक्की करते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। आम जो पाकिस्तानी हैं उनके कारोबारी इदारों के रस्तों में रुकावट इतनी ज्यादा होती है कि वो मुकाबला ही नहीं कर पाते। तो बजाय इसके कि नून लीग को आज बोझ कहा जाए, ये बोझ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाना चाहिए और ये बोझ पाकिस्तान के ऊपर से उतार देना चाहिए, वरना पाकिस्तानियों को एक दिन उतार कर फेंकना पड़ जाएगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में हालात ये हैं कि अब ये एक मुर्तबा फिर वीडियो आई, मैं देख रहा था, कंटेनर दोबारा चला दिए गए। जो माल लेकर जा रहे होते हैं कंटेनर उन्हें रास्ते में रोकते हैं, शरपसंद उन्हें आग लगा देते हैं। इधर कश्मीर में लोगों को शरपसंद कह रहे हैं जिन्हें भूखा रखा जा रहा है, जिनकी अद्वियात रोक दी गई है, जिनका फ्यूल रोक दिया गया, जिनकी खुराक रोक दी गई। अजीब शरपसंद है। और उधर बलूचिस्तान में जो लोग आग लगा के चले जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं है। मारंग बलोच को, मासूम को जेल के अंदर बंद किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो अपने लोगों के लिए हकूक मांग रही है। वो ये कहती है कि अगर किसी मुजरिम को आपने पकड़ा तो आप उसको अदालत में पेश करें, आप मावराए अदालत उसका कत्ल नहीं कर सकते। आपने अगर किसी मुजरिम को पकड़ा आप अदालत के अंदर उसको पेश करें ना, आप उसे गैर कानूनी तौर पे मावराए अदालत कत्ल करके उसकी लाश को बिगाड़ के मसकशुदा लाश आप कैसे फेंक सकते हैं किसी इलाके में लोगों को खौफजदा करने के लिए? फिर जबरी गुमशुदगी क्या चीज होती है? आपने किसी को गिरफ्तार करना है, कानून के मुताबिक गिरफ्तार कीजिए, अदालत में पेश कीजिए, साबित कीजिए, सजा दिलवाइए। लेकिन ये सारे काम नहीं किए जाते। अब वो ये कानून और इंसाफ के लिए खड़ी है, उसको उठा के उम्र कैद की सजा दे दी मारंग बलोच को। पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज। बहरहाल बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर कंटेनर चल रहे थे और ये मनाजिर हम देख रहे थे, बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर है। जो रिलीफ पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए वो पाकिस्तानियों को हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी जाऊंगा जरा आजाद कश्मीर के मामले पे भी, जो बीबीसी ने उनकी रिपोर्ट की, बीबीसी को जो है वो अब दीवार के साथ लगाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि बीबीसी ने ये रिपोर्ट क्यों की। देखिए, बीबीसी से बहुत सारे इख्तलाफात भी रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्टिंग के अंदर हमें बाद औक़ात लगता था कि बीबीसी ये वाली रिपोर्टिंग जो है वो एक एजेंडे के तहत कर रहा है, ऐसा होता भी है। लेकिन यहाँ पे तो सबूत सबके सामने है
ये वाली जो कवरेज है इसमें तो सबूत सबके सामने है। और बीबीसी एक ऐसा इदारा नहीं है कि आप उसकी हर चीज के ऊपर ही तनकीद करें। बाद औक़ात वो एंगलिंग कर सकते हैं स्टोरी की, यानी ऐसा नहीं है कि सारी स्टोरी झूठी है। जब कभी बीबीसी से इख्तलाफ भी हुआ तो एंगलिंग के ऊपर हो जाता है, स्टोरी झूठी या हकायक गलत, वो ऐसा नहीं करते, वरना आप केस करके उनके ऊपर मुकदमा जीत लें। अब बीबीसी से जनाब माफी मंगवाई जाए, मंगवाओ माफी, बल्कि बीबीसी को चाहिए कि वो माफी ना सिर्फ मांगे बल्कि 9 मई की मजम्मत भी करे, और साथ में बीबीसी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाए और पाक फौज के साथ अपनी हमायत की यकीन दहानी भी करवाए, तब बीबीसी का गुनाह माफ होगा। पाकिस्तान में तो यही ट्रेंड है, पाकिस्तानियों के साथ तो ये करते हैं। रजी ताहिर साहब को पकड़ा हुआ, उन्हें बंद किया हुआ है। पहले 2 दिन का रिमांड दिया गया था, अब दोबारा वो गए अदालत में जाकर, उन्होंने कहा जनाब इनका 3 दिन का और रिमांड दे दें, हमने कुछ और सबूत इकट्ठे करने। वो फिर 3 दिन के लिए उनको पकड़ के रिमांड दे दिया जज साहब ने। यानी जर्नलिज्म पाकिस्तान में इतना बड़ा जुर्म बन गया है कि आपने खबर दी, अब वो कहते हैं जी हमने खबर का सोर्स पता करना है कि ये खबर आपने कहां से दी। और एक्चुअली जो मुझे अंदाजा है, मेरी रजी ताहिर साहब से अभी तक बात नहीं हो पाई, बात होती तो शायद मैं आपको और क्लैरिटी के साथ बता देता। ये जो उन्होंने खबर दी थी ना कि इमरान खान से जनरल अशफाक परवेज कियानी की मुलाकात, मेरे ख्याल में ये वाली जो एक खबर है ये वजह बनी रजी ताहिर साहब के ऊपर ये सारा अटैक होने की। उसके बाद ये मुकदमा तेजी से हो रहे थे, उनके बाद गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही थी, फिर बिलाखिर रजी ताहिर को गिरफ्तार कर दिया गया। मेरे ख्याल में सिस्टम जानना चाहता है जनाब ये खबर बाहर कहां से निकली। बहरहाल देखते हैं, खबर तो कहीं ना कहीं से निकल ही आती है, आज आप छुपा लेंगे तो कल निकल आएगी। नाजरीन, आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, जब जंग शुरू हुई थी जो कीमतें उस वक्त थी आज उससे भी कम हो गई। यानी आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें रिकॉर्ड कमी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये फायदा पाकिस्तानियों को देने के लिए बिल्कुल कतई तौर पे तैयार नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि जितने दिन और गुजर जाएं, जितना पेट्रोल और बिक जाए, फी लीटर पेट्रोल के ऊपर जितना पैसा हम अवाम की जेबों से नचोड़ सकते हैं, हम वो पैसा अवाम की जेबों से नचोड़ दें। देखिए ना, आसान तरीका है, लोगों ने पेट्रोल तो खरीदना ही खरीदना है, लोगों ने ट्रेवल करना है, किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने दफ्तर जाना है, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने बैरूने शहर ट्रेवल करना है, किसी ने अपने सूबे से बाहर ट्रेवल करना है, तो वो पेट्रोल तो खर्च करना पड़ेगा लोगों को, डीजल और पेट्रोल लगता है। अब इसकी कीमत जितने दिन आप बढ़ा के रखेंगे उतने ज्यादा पैसे आप अवाम की जेबों से निकाल पाएंगे। तो ये तो एक एक दिन की भी कोशिश करते हैं कि जितना अवाम को नचोड़ सके ये नचोड़ दें। बहरहाल इस वक्त आलमी मंडी में तेल टकेट टोकरी हो गया और पाकिस्तान के अंदर ये कीमत कम करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर अवाम को रिलीफ मिल जाता है फौरी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान में रिलीफ नहीं मिल रहा। और याद रखिएगा, पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा और कमी ये वो नेचुरल फैक्टर नहीं है कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है तो आलमी मंडी में कीमत कम हो रही है, वो नेचुरल फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, ये लेवीज है, इजाफी टैक्सेस है। ये जो इजाफी लेवी लगाई गई है पाकिस्तान के पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, ये वो आपकी जेब के ऊपर बोझ आ रहा है। और इसी तरह से जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए, बिजली के अंदर मैंने आपको उस दिन पढ़ के सुनाया कि दर्जन के करीब टैक्सेस इन्होंने लगाए हुए हैं, और मैं टैक्सेस पढ़ता जा रहा था और हैरान होता जा रहा था कि किस किस किस्म के टैक्सेस इन्होंने पाकिस्तान में बिजली के ऊपर लगा दिए। गैस के ऊपर उन्होंने कीमत कहां से कहां पहुंचा दी। पहले तो 1 यूनिट की कीमत 4 गुना कर दी, फिर एक नया उसूल लागू कर दिया कि आप इस्तेमाल करेंगे 1 यूनिट और आप 4 यूनिट के पैसे देंगे। यानी मिसाल के तौर पे पहले 1 रुपए का जो यूनिट था वो अब 4 रुपए का है, 1 रुपए वाला यूनिट 4 रुपए का हो गया। और अगर आप 4 रुपए की बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो बिल देना पड़ेगा वो 16 रुपए है। अंदाजा करें आप, 1 रुपए वाली बिजली आज आपको 16 रुपए की मिलती है। ये इन्होंने डबल वारदात आपके साथ की है पाकिस्तानियों के साथ। बहरहाल नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जूं की तू है। वहां के लोग बार बार कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, मसले का कोई हल निकालें, लेकिन हल निकालने में कोई संजीदा नहीं है। बल्कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टाउट्स के जरिए से ये खबर बाकायदा पहुंचा दी है कि कुछ भी हो जाए अब वो पीछे नहीं हटेंगे और वो कुचल देंगे इस तहरीक को मुकम्मल तौर पे। देखिए, मुझे अभी भी खदशा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट एक मरतबा फिर गलत है। इमरान खान के बारे में इनकी असेसमेंट गलत थी, बुशरा बीबी के बारे में इनकी असेसमेंट गलत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इनकी असेसमेंट बिल्कुल ही गलत थी। इन्हें लगा मारेंगे कुटेंगे लोग अपना रवैया बदल देंगे, मारेंगे कुटेंगे तो लोग अपनी सोच बदल देंगे और हम बड़े आराम से चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। तो वो तो इनसे हुआ नहीं। इमरान खान के बारे में इनकी असेसमेंट थी 2-4 दिन में टूट जाएगा। इमरान खान 3 साल से जेल में पड़ा है, बदतरीन तशद्दुद करके देख लिया, ज़हनी टॉर्चर करके देख लिया, बहुत बुरे हालात में इमरान खान को रख के देख लिया, टके का फायदा नहीं हुआ। आसिम मुनीर साहब अपनी ताकत के जोर से, अपनी बंदूक के जोर से, पूरी फोर्स को इस्तेमाल करने के बावजूद
जो लोग नहीं टूटते थे उनको नहीं तोड़ पाए। खास तौर पे जो खवातीन हैं उन्होंने रेजिलियंस की एक मिसाल कायम की है पाकिस्तान में, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। आप यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, आप तैयबा राजा साहिबा को देख लें, आप आलिया हमजा साहिबा को देख लें, इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी, उन्होंने क्या कहा था? इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं बनूंगी, मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी। और उन्होंने अपना वादा या अपना दावा सच साबित करके दिखाया। आप सनम जावेद को और फलक जावेद को देख लें, क्या ये खवातीन, इनको तोड़ा जा सका? आप वो भुट्टा साहिबा को देख लें, उनको तोड़ा जा सका? बेशुमार और खवातीन हैं, क्या किसी एक खातून को भी तोड़ा जा सका? या किसी एक खातून को भी ये इमरान खान से दूर ले जा सके? जिन्होंने टूटना था या छोड़ना था उन्होंने बगैर किसी तशद्दुद के ही छोड़ दिया था। लेकिन तशद्दुद ऐसा टूल नहीं है जिससे आप खवातीन को तोड़ें। आप ना तो यास्मीन राशिद को तोड़ पाएंगे, जो बाकी खवातीन मैंने नाम लिया आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे, ये तो पॉलिटिकल खवातीन है ना। आप मारंग बलोच को उल्टे लटक जाएं, आप नहीं तोड़ पाएंगे। आप ईमान मजारी को आप 10 दफा दोबारा मर के पैदा हो जाए, आप ईमान मजारी को नहीं तोड़ पाएंगे, आपसे ये होगा ही नहीं। ये खवातीन भारी पड़ गई हैं बंदूक वालों को, और बंदूक वालों के सामने जो सबसे ज्यादा डटकर और ताकत के साथ इस दफा हमने खड़े हुए देखा, वो हमने एक मरतबा फिर खवातीन को देखा। इन खवातीन ने बेनजीर भुट्टो की भी याद ताज़ा की, इन खवातीन ने फातिमा जिन्ना की भी याद ताज़ा की, इन खवातीन ने उन खवातीन की याद ताज़ा की जो मुज़ाहमत का इस्तारा बनकर रही हमेशा। तो बड़ा शानदार काम किया है, इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, हर दिन खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अब नाजरीन, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो कहते हैं जी बातचीत करें, को मसला हल करें, वरना उनको कॉल तो उनकी मौजूद है, वो फिर निकलेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ एहतजाज करने के लिए, और उसमें लोग शहीद होंगे, दोनों तरफ के लोग शहीद होंगे। ये पहला मौका है कि जो मुजाहिरीन है वो कहते हैं बातचीत करनी है, और सिस्टम है वो कहता है जी बातचीत नहीं करनी, हमने तो जनाब इनको कुचलना है बुरी तरह, ये 4 बंदे तो हमने मार ही देने। यही हो रहा था तहरीक लब्बैक के साथ मुरीद के में। मेरे साथ वो लोग राब्ते में थे, मेरे पास उनकी ऑडियोज आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां पे फिर सिग्नल बंद कर रहे थे तो वो ऑडियो पे पैगाम भेज रहे थे, थोड़े सिग्नल आते थे वो मेरे पास डिलीवर हो जाता था। वो चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात करो, हम वापस जाना चाहते हैं, हमें वापस जाने दो। इन्होंने हमें घेर लिया, ये हमें वापस भी नहीं जाने दे रहे, ये हमें धकेल के यहाँ तक लाए, हम तो बड़ी देर पहले वापस जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर वहां पे खून की वो होली खेली गई, वो कत्लेआम हुआ जो छुपाया नहीं जा सकेगा। एक वक्त आएगा पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ मुरीद के में क्या हुआ था। मैं उनका सख्त मुखालिफ था, मैं उनके जत्थों के हत्थे भी चढ़ा, मेरा उनके साथ पर्सनली झगड़ा हुआ, मेरे लोग जख्मी हुए, मैं उनके साथ जाती तौर पे लड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहूंगा कि जो जुल्म और ज्यादती आप लोगों ने उनके साथ की, ये तारीख का हिस्सा बनेगी। जो मुरीद के में कत्लेआम किया गया, उसके बाद जो रिजवी बरादरान के साथ आज किया जा रहा है, ये किसी सूरत भी जायज नहीं है, कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता। यानी अमेरिका जो है वो वॉर एंड टेरर के खिलाफ जा रहा था, लेकिन ग्वांतानामो में जो जेल थी या अबू गरीब जेल है, उसको कभी किसी ने तस्लीम नहीं किया, उन मजालिम को कभी जस्टिफाई कोई कर नहीं पाया। तो आप ये नहीं कर पाएंगे, आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। मैं हैरान हो रहा था शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देख के, ये शहबाज शरीफ का आप स्टेटमेंट तो चेक करें। तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद का एहतसाब यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ का तशद्दुद के शिकार अफराद की हमायत के आलमी दिन पर पैगाम। यार वैसे शर्म भी नहीं आती इनको स्टेटमेंट देते हुए। जितना तशद्दुद शहबाज शरीफ ने करवा दिया, इमरान खान की आंख ज़ाया करवा दी। मैं ज़ाती तौर पे, ये वज़ीर आज़म था शहबाज शरीफ, जब मुझे उठा लिया था आसिम मुनीर रजीम ने, मुझे ISI ने उठा के वो टॉर्चर किया, आप सोच नहीं सकते। रोजाना वहां पे लोगों पे बदतरीन टॉर्चर किया जाता था, चीखों की आवाजें आसमान तक जाती थी, वहां पे इतना बदतरीन तशद्दुद होता था ISI के हुकूमत खाने में। ये शहबाज शरीफ को शर्म भी नहीं आती। बदतरीन टॉर्चर हमने देखा यहाँ पे, खवातीन के ऊपर टॉर्चर किया गया, मर्दों के ऊपर टॉर्चर किया गया, घरों में घुसकर टॉर्चर किया गया। 4 मरतबा ये कत्लेआम कर चुके हैं पाकिस्तानियों को, और कितने टिले मुंह के साथ ये दुनिया को कह रहे हैं जनाब हम तशद्दुद के खिलाफ हैं। जितना तशद्दुद आपने पाकिस्तानियों पे किया ना, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इतने आंसू गैस की शेल पाकिस्तान में सालों में नहीं चलते थे जितने आपने एक एक इवेंट पे चला दिए। बदतरीन पुरतशद्दुद हुकूमत है आपकी, और आप टिले मुंह के साथ जो है वो आलमी इदारों को कह रहे हैं जनाब हम साथ खड़े हैं, तशद्दुद के अफराद के साथ यकजहती करेंगे। तो करो यकजहती। मैं तो थाने में FIR देकर आया था, जाकर मैं एप्लीकेशन लेकर गया था, मेरी तो FIR भी दर्ज नहीं हुई। कहां पे आप साथ खड़े हैं? ना आपकी अदलिया खड़ी है, ना आप खड़े हैं, ना आपका पार्लिमान खड़ा है, कोई नहीं खड़ा तशद्दुद के खिलाफ। लोगों को तशद्दुद कर करके ज़हनी मरीज बना दिया पाकिस्तान के अंदर, और आज तशद्दुद के बारे में ये बात करते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? एक नया चूरन भी आया नाज़रीन मार्केट में, आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। ये शो किया जाएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोई इसराइल के साथ जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है।
ये एक नूरा कुश्ती आपको दिखाई जाएगी कि इसराइल आसिम मुनीर साहब के बहुत खिलाफ हो गया। हालांकि इसराइल आसिम मुनीर साहब जैसा उनको दोबारा कोई हुक्मरान नहीं मिलना, ना माजी में मिला। मैं कहता हूं ना कि डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर आदमी इसराइल को नहीं मिल सकता था, मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर से बेहतर आदमी इसराइल को नहीं मिल सकता था, मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि आपने फलस्तीन का झंडा उठाया और आप गिरफ्तार हो गए और आप पे टॉर्चर हो गया, बल्कि कत्ल भी हो गए। पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने निकले और लाशें लेके आप घरों को वापस गए।